कोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्विक रिवीजन सीरीज और ये इस सीरीज की 4th क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। सेकेंड और थर्ड क्लास में हमने डिस्कस किया था आधुनिक भारत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। तो चलिए क्लास आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्विक रिवीजन सीरीज में हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं कम समय पे। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं क्लास। और अगर आपने पहले की 3 क्लासेस नहीं देखा है तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाइए क्विक रिवीजन सीरीज के और वहां पे उन 3 क्लासेस को जरूर देखिए। यहाँ पर हम जितने भी प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं ये पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है, PYQs हैं, तो इसी वजह से ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर RO ARO के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स PDF के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकती हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कोर्स है ये, तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है। क्लास डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इससे अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है समान हिंदी की, तो एक बार इसका अध्ययन जरूर करिए प्रीलिम्स में अपीयर होने के पहले। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला टॉपिक जो है वो है हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? क्योटो में। और आप सभी को पता है क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। क्योटो में एक प्रोटोकॉल जो एक्सेप्ट किया गया था उसका नाम ही पड़ गया क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल की जब भी हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस की जब भी बात की जाती है तो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग को हमें कम करना है तो हमें क्या कम करना पड़ेगा? ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी से। तो वही मैंने आपको बताया कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को हमें कम करना है। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता है, कितना कंसंट्रेशन है हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का। तो पेपर में कई बार ये प्रश्न पूछता है। जब भी हम एयर की बात करते हैं तो आप हमेशा याद रखिएगा एयर क्या है? मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है, गैसेस का मिक्सचर है, जिसमें कि सबसे ज्यादा मात्रा किस गैस की है? नाइट्रोजन की है, जो कि 78% नाइट्रोजन हमारे एयर में है। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 21% ऑक्सीजन है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करेंगे तो ये 0.03% है। इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए क्योंकि पेपर में पूछता है कि एयर मिक्सचर है, याद रखिएगा ये चीज क्लास। मिश्रण है, ठीक है, मिक्सचर है, मिश्रण है। चलिए यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है जो कि मैंने कई बार आपसे डिस्कस भी किया है टेस्ट में और कई जगह, कि जब भी एयर की बात आए और यहाँ पे पूछा जाए आपसे कि सबसे ज्यादा यहाँ पर कंपोजिशन में कंसंट्रेशन किसका है, तो आप बताएंगे 78% नाइट्रोजन हमारे एयर में प्रेजेंट है। लेकिन ये जो 78% नाइट्रोजन है वो प्लांट्स द्वारा डायरेक्टली कंज्यूम नहीं की जाती है। तो अगर कहीं पे ये स्टेटमेंट मिले कि जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है उनको प्लांट्स डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, तो आप याद रखेंगे कि नहीं, उनको डायरेक्टली प्लांट्स नहीं कंज्यूम करते हैं। ठीक है, प्लांट्स मेनली जो नाइट्रोजन है उसको किस फॉर्म में कंज्यूम करते हैं? नाइट्रेट के फॉर्म में। ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या है? जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक
प्रज्वलन मतलब जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी बर्निंग की वजह से, अत्यधिक उनके बर्निंग की वजह से, तेल चालित वाहनों की चलने की वजह से, स्वचालित की संख्या में विस्फोटन तथा अत्यधिक वनोन्मूलन मतलब डिफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ कट रहे हैं, आपको पता है जो व्हीकल्स हैं वो चल रही हैं, फॉसिल फ्यूल्स चल रहे हैं, ये सारी चीजें किसमें कंट्रीब्यूट कर रही है? ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में। और ग्रीन हाउस गैसेस जब एमिट होंगी तो क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है, वह देश जिसने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु वर्ष 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की थी, वो कौन था? सिंगापुर था। ठीक है, जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस में वृद्धि तथा ओजोन परत का अवक्षय प्रमुख कारण है किसका? जलवायु परिवर्तन का, क्लाइमेट चेंज का। वर्ष 2015 में 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां पर हुआ था? पेरिस में हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट जिसे बोला जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। क्लास देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? जो भी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये क्या करती हैं? ये इंफ्रारेड को ट्रैप कर लेती है। ठीक है, जिसके वजह से जो हमारे अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है इन गैसेस की वजह से। एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं, वो क्या कहलाती है? वो ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव है गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस की संकल्पना की थी किसके द्वारा? जोसेफ फोरियर द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, जोसेफ फोरियर का नाम आप याद रखिएगा, क्लास परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है किस चीज से? जलवायु परिवर्तन से, क्लाइमेट चेंज से। हम कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को के एमिशन से रिलेटेड है कि किस तरीके से हम ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करें। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो संबद्ध है UNFCCC के यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से। सही कथन क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल की जब हम बात करते हैं तो क्योटो प्रोटोकॉल या क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई थी, ये एकदम सही है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में अत्यधिक हानिकारक है। अब क्लास इस चीज को एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, आने वाली परीक्षा में ये पूछा जा सकता है, दिया जा सकता है, ऑप्शन में हो सकता है दिया रहे कि मीथेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ज्यादा हानिकारक ग्रीन हाउस गैस है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। किस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं? गैस का वैश्विक तापमान विभव। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। अब यहाँ पर देखिए कौन सी गैस जितनी हार्मफुल है, कोई गैस जितनी हार्मफुल होगी उसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। जैसे अभी हमने मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को कंपेयर किया तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि मीथेन की ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में उपस्थित वह गैस जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती है उनको हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। देखिए क्लास यहाँ पर होता क्या है, अगर मैं इसको आपको समझाऊं, अगर आप में से बहुत से स्टूडेंट को समझ में आ भी गया होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में रहती हैं। अब हम समझ रहे हैं कि ये ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो जब भी सूर्य से, यहाँ पर सन है, सन से जब रेज आती है तो वो यूवी रेस के फॉर्म में आती है। ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, पैराबैग्निक किरणें जिनको कि हम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पैराबैग्निक किरणें हमारे पृथ्वी पर आई, पृथ्वी के सतह पर आई, ठीक है। जब ये सतह से टकरा कर वापस लौटती है तो ये यूवी रेस जो है वो आपकी इंफ्रारेड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, इंफ्रारेड रेस में। अब देखिए जो ग्रीन हाउस गैसेस थी उन्होंने यूवी रेस को पृथ्वी पर आने तो दिया, यहाँ पे आ रही हैं, लेकिन जब ये इंफ्रारेड रेस में कन्वर्ट हुई, लॉन्ग वेव में कन्वर्ट हुई, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, इन रेस को
ग्रीन हाउस गैसेस ने बाहर नहीं जाने दिया, ठीक है, इनको ट्रैप कर लिया एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। अब तुम लोग ऐसे समझो, अभी किसी हीटर, अब ठंड आ गई है, हीटर के सामने बैठे हुए हो, ठीक है, हाथ सेक रहे हो आराम से, ठीक है, मुंह भी सिक रहा है, हाथ भी सिक रहा है। अब क्या करो, करना मत ये काम, लेकिन बस एक एग्जाम्पल के लिए मैं तुम लोगों को समझा रही हूँ कि ब्लोवर और हीटर में अंदर लो और उसके अंदर कंबल से अपने आप को ढक लो, तो क्या होगा, अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो गर्मी को बाहर नहीं जाने दे रहा है, जिसकी वजह से जो कंबल के अंदर की जो गर्मी है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये काम करिएगा नहीं, बस मैं आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए समझा रही थी। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस एक ब्लैंकेट की तरह काम कर रही हैं, जो कि अंदर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने दे रही हैं, और जिसके वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस में शामिल नहीं है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आप सभी को पता है ऑक्सीजन तो हमारी रिक्वायरमेंट है, हम रेस्पिरेशन करते हैं, हम ब्रीथ करते हैं, तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। गैस समूह जो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में योगदान देता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है वो कौन सी है, जल वाष्प है, ये याद रखिएगा। सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके द्वारा होता है, जल वाष्प के द्वारा होता है, और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन परसेंटेज भी वाटर वेपर का है। वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है कौन सी गैस, यहाँ पर कई गैसेस दी थी क्लास, और उसमें आपका आर्गन रिस्पॉन्सिबल नहीं था। यहाँ पे कई गैसेस के नाम दिए थे, जिसमें से जो आर्गन था वो ग्रीन हाउस गैसेस का पार्ट नहीं था। एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। अब आप बताइए, अभी हमने जब एयर के बारे में डिस्कस किया कि एयर जो मिक्सचर है, उसमें मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक रूप से भी हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है अप्रोक्सीमेटली 0.03%, ठीक है। और आपको पता है कि जो CO2 है वो कितना ज्यादा यूजफुल है प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स क्या करते हैं, अपने फूड बनाती हैं, और ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करती है और एमिट क्या करती है, ऑक्सीजन करती है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और हमारी पृथ्वी में जो थोड़ी बहुत गर्मी है, जो पृथ्वी की रिक्वायरमेंट है गर्म, अब पृथ्वी को थोड़ा गर्म भी तो रहना चाहिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। अब यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड के कंपोजिशन को जितना ज्यादा पृथ्वी पर बढ़ाते जाओगे, पृथ्वी उतनी ही ज्यादा गर्म होती जाएगी, और इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है, वो है चाइना। वह देश जिसे दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है वो है भूटान। भूटान में जो पेड़ है ना, बहुत ज्यादा नेचुरल सोर्स है, ठीक है, बहुत पेड़ है, और आपको पता है जहां पर भी जंगल होंगे, पेड़ होंगे, नेचर होगा, वहां पर आपका पॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। वे पदार्थ जो सार्वत्रिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान करते हैं वो कौन कौन से, मीथेन है, हमने डिस्कस किया, कार्बन डाइऑक्साइड है, और वाटर वेपर भी है, जल वाष्प भी है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सी नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, सब याद रखिएगा। देखिए, इस तरीके के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। हरित गृह गैस नहीं है, नाइट्रोजन भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है, तो ना नाइट्रोजन है, ना हाइड्रोजन है, ना ऑक्सीजन है, ना आर्गन है। गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है वो क्या, कौन सी गैस है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है बहुत बड़ा सोर्स है ऑटोमोबाइल कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के लिए। भूमंडलीय उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या क्या होता है। अब ग्लोबल वार्मिंग है, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो अर्थ पे जो भी आइलैंड है, जो भी ग्लेशियर है, वो धीमे धीमे क्या होंगे, वो आपके पिघलने शुरू हो जाएंगे। हिम नदी जो है वो आपकी क्या होगी, पिघलना शुरू हो जाएगा ग्लेशियर, और जो सी लेवल है वो बढ़ जाएगा। अब सोचो, जब ग्लेशियर जो बर्फे हैं वो पिघलेगी तो जो पानी, जो सी का जो वाटर है वो आपका बढ़ेगा, जिसके वजह से क्या होगा, जो कोस्ट पे, जो तट पे जितने भी आपके शहर हैं वो डूबने लगेंगे, ठीक है। वैश्विक ताप के असर को इंगित करते हैं हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मैंने आपको बताया, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, और ग्लोबली
तापमान में वृद्धि। अगला देखते हैं, भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में जिसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है। एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा, वो कौन सा है? वो आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड है। ठीक है क्लास, अगर आप देखेंगे तो ये भी प्रश्न पूछता है कई बार, अभी हम डिस्कस करेंगे जब ओजोन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ओजोन होल सबसे ज्यादा या ओजोन होल पहली बार कहां पर देखा गया। ठीक है, तो अभी डिस्कस करते हैं, अभी यहाँ पे याद रखिएगा। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। ठीक है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं। मीथेन गैस के स्रोत क्या क्या है, सोर्सेस क्या क्या है, परीक्षा में कई बार पूछा है। ठीक है, धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है, कोयले के खान से मीथेन गैस निकलती है, पालतू पशु और आर्द्र भूमि, पालतू पशु जब चरते हैं ना तब भी मीथेन गैस निकलती है, और वेटलैंड से भी मीथेन गैस एमिट होती है। मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत है वेटलैंड, आर्द्र भूमि, समुद्र। ठीक है, हाइड्रेट्स। मानव की क्रिया जो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है वो कौन सी है? कृषि है। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह कौन सी गैस है? वह मीथेन है, अभी हमने डिस्कस किया। मीथेन गैस को कहते हैं मार्श गैस। सभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा के लिए, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं तथा यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पृथ्वी काल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अर्थ आर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, 1 घंटे के लिए बिजली को बंद किया जाता है। यहाँ पर देखिए, जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने हेतु वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर द्वारा आयोजित किए जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन क्या है? अर्थ आवर पृथ्वी काल। तो हो सकता है अब आने वाली परीक्षा में आपसे पूछ ले कि अर्थ आवर, ठीक है, किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो WWF याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता प्रभावी हुआ था 21 मार्च 1994 से। अगला देखते हैं, यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। वो क्या है? ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ओजोन परत क्षरण से रिलेटेड। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड। ओजोन परत मुख्यतः जहां स्थित रहती है वह है, ओजोन लेयर जो है वो आपके स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, समताप मंडल जिसको कि हम कहते हैं। मैंने आपको बताया है कि ओजोन के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो ओजोन हमारा गुड ओजोन भी कहलाता है। ठीक है, गुड ओजोन भी होता है एक टर्म, और एक टर्म आपका होता है बैड ओजोन, बैड ओजोन। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। गुड ओजोन हम किस ओजोन को कहते हैं? जो हमारे समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं। क्यों हम इनको गुड ओजोन कहते हैं? क्योंकि ये हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर यूवी रेस को आने से रोकते हैं। बैड ओजोन, जब ओजोन कहाँ पर होगा? ट्रोपोस्फियर में होगा, क्षोभ मंडल में होगा क्लास। ठीक है, ट्रोपोस्फियर में। ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट करता है, द्वितीयक प्रदूषक की तरह एक्ट करता है। सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित रहती है ओजोन परत। ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? 20 से 30 किलोमीटर, याद रखिएगा। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है? या ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देता है। CFC की बात करेंगे तो CFC जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस में योगदान देता है। और जब भी हम ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात करते हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। यहाँ पर देखिए, क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन के मानव निर्मित यौगिक है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
क्लोरीन, क्लोरो, फ्लोरोकार्बन। ठीक है, ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा जो विकिरण अवशोषित किया जाता है वह है पैराबैग्नी। मैंने आपको बताया यूवी रेस के बारे में, अल्ट्रावायलेट रेस के बारे में। ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनने वाली एक गैस क्या कहलाती है? ओजोन कहलाती है। देखिए क्लास, यहाँ पर होता क्या है, जो ऑक्सीजन है वो नेसेंट ऑक्सीजन में, मतलब ऑक्सीजन एटम में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, और ये ऑक्सीजन एटम जब आपके ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या फॉर्म करता है? O3 फॉर्म करता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में पृथ्वी पर जीवन को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। ठीक है, यूवी रेस से हमें बचाती है। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट किरणों को। ठीक है, सूर्य से आने वाला हानिकारक पैराबैग्नी विकिरण कारण हो सकता है किसका? स्किन कैंसर का, त्वचीय कैंसर का। अधिक समय तक सूर्य के पैराबैग्नी विकिरण के शरीर पर पड़ने पर हो सकता है डीएनए में आनुवांशिक उत्परिवर्तन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? आपको स्किन कैंसर भी होता है क्लास, ये चीज याद रखिएगा। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। परीक्षा में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है। क्लोरीन, फ्लोरीन एवं ऑक्सीजन से, ये ऑक्सीजन से बना मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ जो कि रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीतकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मैंने आपको बताया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो सोर्स ऑफ एमिशन है वो आपका रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, ठीक है, एसी है। ये एज अ कूलेंट की तरह वहां पर काम करता है, लेकिन ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। ठीक है, वायुमंडल में ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, अतः ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक परिलक्षित होता है कहां पर? ध्रुवों के ऊपर। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC। वायुमंडल में जिसकी उपस्थिति से ओजोनोस्फीयर में ओजोन परत का क्षरण हो रहा है वो क्या है? वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है विलायक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मेथिल क्लोरोफॉर्म। यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये दी थी, ठीक है, कि विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म जो है वो ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसेस कौन कौन सी है? सबसे पहले आपकी CFC है, जिसको कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कह रहे हैं। फिर हेलोजन है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर ट्राइक्लोरोएथिलीन है और हेलोन 12111301 है। वह ग्रीन हाउस गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है वो कौन सी है? वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक कहां पर है? तो वो है अंटार्कटिका में। देखिए क्लास, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था ये चीज थोड़ी देर पहले, और मैंने आपको बताया था कि ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन सबसे ज्यादा अत्यधिक कहां पर, सबसे ज्यादा कहां पर है? तो वो आपका है अंटार्कटिका में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसके रक्षण से संबंधित है वो है ओजोन परत। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज से रिलेटेड है? ओजोन परत, ओजोन डिप्लीशन को रोकने से रिलेटेड है। 1989 से 1 जनवरी 1989 से कौन सा प्रोटोकॉल आपका प्रभावी हुआ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है किससे? ओजोन परत के क्षय को रोकने से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। इसको आप टिक लगा लीजिए, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है किसके द्वारा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज्यादा होती है तथा वर्षा ऋतु में इसकी जो मोटाई है वो सबसे कम रहती है। ओजोन परत को किस में मापा जाता है? डॉप्सन में, जिसको कि हम DOB लिखते हैं। डॉप्सन में ओजोन परत को नापा जाता है। एक अत्यधिक स्थायी यौगिक
जो वायुमंडल में 80 से 100 वर्ष तक बना रह सकता है वो क्या है? वो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि बहुत ही हार्मफुल गैस है और बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ हैं ओजोन डिप्लीशन के कारण, ठीक है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, ठीक है, हेलोजन तथा अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाई गई, किसमें? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार। फ्रिजों में जो गैस भारी मात्रा में पाई जाती है वो क्या है? मेफ्रोन। प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होती है अमोनिया। सर्वप्रथम वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। किसके द्वारा लगाया गया था? ब्रिटिश दल द्वारा लगाया गया था। तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल का पता लगाया किसने? G.W. केंट मून ने। मनुष्य में खांसी, सीने में दर्द उत्पन्न करने के साथ साथ फेफड़ों को भी क्षति पहुंचा सकती है। कौन सी गैस? ओजोन का ज्यादा कंसेंट्रेशन। चलिए वन एवं वनजीव देखते हैं। चमोली के रैणी गांव में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था गौरी देवी के नेतृत्व में। क्लास आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो 600 MCQ वाली जो सीरीज आई है उस पे मैंने वैसे पिन कर दिया है। वहां पर फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट की जब मैंने बात की है तो क्लास मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। वहां पे मैंने सिक्किम की जगह पता नहीं क्यों असम बोल दिया है। तो प्लीज क्लास मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है और मैं आप लोग से माफी मांगना चाहूंगी कि इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है। आप इसको सही करिएगा कि फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन द वर्ल्ड, चाहे इंडिया में पूछे चाहे विश्व में पूछे, आपका सही उत्तर क्या होगा? सिक्किम होगा, ना कि असम। प्लीज आप उसको सही कर दीजिए और उस चीज के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप लोग से माफी मांगती हूँ। और एक डाउट मैंने आप लोगों को और देखा है, आप में से कई स्टूडेंट ने पूछा है कि मैम आपने समताप मंडल और क्षोभ मंडल की बात की है, आपने स्ट्रैटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर की बात की है, और आपने बोला है कि जो भी प्लेन्स होते हैं, जेट होते हैं, वो स्ट्रैटोस्फीयर में आपके क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं, ना कि ट्रोपोस्फीयर में। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। क्लास यहाँ पे ये आइडल कंडीशन होती है। अगर पेपर में कभी आपसे पूछे कि आइडल कंडीशन प्लेन्स को उड़ाने की कौन सी होती है, कौन सी लेयर होती है आइडल लेयर, तो आप बोलेंगे स्ट्रैटोस्फीयर। ठीक है, समताप मंडल मैंने आपको व्याख्या भी दी थी, क्योंकि समताप मंडल में कोई भी मौसमी घटना नहीं होती है, वेदरिंग कंडीशन नहीं होते, इसीलिए सबसे आइडल जो जगह होती लेयर होती है जेट को उड़ाने के लिए, एरोप्लेन्स को उड़ाने के लिए, वो है स्ट्रैटोस्फीयर। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल, ये सब चीजें नहीं होता है। लेकिन ट्रोपोस्फियर में भी हमारे एयरक्राफ्ट्स उड़ते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन जब भी आपसे आइडल कंडीशन के बारे में पूछे, ऐसा पेपर में प्रश्न बना था, तो आप स्ट्रैटोस्फियर पे टिक लगाकर आएंगे। ठीक है, लेकिन आप में से कई स्टूडेंट कह रहे थे कि मैम क्षोभ मंडल में उड़ते हैं, तो वो भी सही है, क्षोभ मंडल में भी उड़ते हैं, तभी तो हम लोग खड़े खड़े देखते हैं कि प्लेन उड़ रहा है, कितने नीचे से लैंडिंग हो रही है, प्लेन उड़ना शुरू हुआ है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन एक आइडियल कंडीशन, मतलब जो मेन, जो एकदम सही जगह है, वो है स्ट्रैटोस्फीयर, जेट के लिए, एरोप्लेन्स के लिए। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि देखिए इस तरीके से हमारा इक्वेटर होता है, ठीक है, सॉरी इस तरीके से हमारा ग्लोब है, ये ग्लोब है ना, ये अर्थ है हमारा, हम कह रहे हैं, और इधर वाला जो रीजन होता है, जो मिडिल वाला, ये क्या कहलाता है? ये इक्वेटर कहलाता है, इक्वेटोरियल रीजन होता है। और सबसे ज्यादा बारिश भी आपके इक्वेटोरियल रीजन में आती है। अगर हम सन रेज की बात करें तो सन रेज डायरेक्टली इक्वेटोरियल रीजन पे आपके फॉल करते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी भी सबसे ज्यादा यहीं पर होगी। जैसे जैसे हम यहाँ से अपने पोल की तरफ मूव करेंगे, जो जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो घटती जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब हम पोल की तरफ जाएंगे तो वहां पे ठंडक बढ़ेगी, ये चीज याद रखिएगा, और वहां पे बायोडाइवर्सिटी आपकी कम होगी। तो अधिकतम
पादप विविधता पाई जाती उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। यदि हम घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो जिस स्थान पर जाना सही होगा वह कौन सा है? चंबल नदी। ठीक है, घड़ियाल देखना है तो चंबल नदी जाओ। सदाबहार वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट आपके मिलते हैं। सदाबहार वन मतलब जो पूरे साल आपके हरे भरे रहे। ठीक है, ये चीज पता होगी आप लोगों को। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर पूर्व भारत और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 200 सेमी से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार। ये तो कंफर्म आपको पता होगा। विश्ववीय वनों की अद्वितीय विशेषताएं हैं। अब बताइए, जो भी आपकी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट अगर आप उनकी फोटो देखेंगे तो यहाँ पर जो पेड़ हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, और वो आपके बढ़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बोला जाता है यहाँ पे पेड़ों के बीच में एक कंपटीशन चल रहा रहता है, बहुत घने होते हैं। अगर हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो पेड़ होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, बहुत घने होते हैं और बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर सनलाइट पाने के लिए इन लोगों के बीच में एक कंपटीशन चल रहा रहता है। ठीक है, हर पेड़ चाहता है कि मुझे ज्यादा सनलाइट मिले, जिसके वजह से वो ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, विषुवतीय वन ऐसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं जहां वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है। ये चीज याद रखिएगा। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संतुलित भूमि क्षेत्र है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, कितने एरिया में मिनिमम आपका फॉरेस्ट कवर होना चाहिए ये बोला गया है, तो वो है 33%। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के जितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है वो कितना है? 1/3। ठीक है, जो कि 33% के हिसाब से है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार जो वन का सर्वंग नहीं था वो क्या है? वो आपका राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, वनों को वर्गीकृत किया गया है संरक्षित वन में, राष्ट्रीय वन में, ग्राम वन में एवं वृक्ष भूमि में। ये किस में किया गया है इस तरीके से वर्गीकृत? राष्ट्रीय वन नीति 1952 में। मैंग्रोव वनस्पतियों का विकास अधिकांश होता है तटों के सहारे। ठीक है, मैंने ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है जब मैंने एनवायरमेंट इकोलॉजी आपको पढ़ाई है। आपको पता है यहाँ पर तट है। अगर आप जाएंगे, आप सुंदरबन डेल्टा देखने जाएंगे, वेस्ट बंगाल जाएंगे, तो आप देखेंगे तट पर, कोस्ट पर बहुत से पेड़ होते हैं जिनकी जड़ें जो होती है ना वो ऊपर ऊपर होती है। ठीक है, इनको हम मैंग्रोव कहते हैं। तटों के सहारे ये स्थित होते हैं और कहीं ना कहीं तट पे होने की वजह से ये एक बैरियर की तरह, ठीक है, एक्ट करते हैं, जिसके वजह से फ्लड नहीं होता है कोस्ट पे। अब आप सोचो, बहुत ढेर सारे मैंग्रोव के पेड़ लगे हैं, तो कभी भी अगर टाइड आपकी ऊपर की ओर उठी तो वो इन मैंग्रोव से लड़कर पीछे चली जाएगी ना। और अगर ये मैंग्रोव पूरी तरीके से काट दिए जाए तो जब भी टाइड उठेगी आपकी, ठीक है, पानी की लेवल जो है वो बढ़ेगा, तो सीधे आपके जो कोस्ट है वो आपके डूब जाएंगे। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है कहाँ पर बताइए? ये आपकी पाई जाती है सुंदरबन में। ये डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं तथा इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है, ज्वारीय वन। मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। यहाँ के वनों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है सुंदरी वृक्ष और इसी पर इनका नाम पड़ा है सुंदरबन डेल्टा। एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है गोवा। भारत में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन, पर्णपाती वन का संयोजन कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। ठीक है, अगर अंडमान निकोबार को आप देखेंगे तो काफी एरिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है। तो यहाँ पर आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी दिखेंगे, यहाँ पर आपको एवरग्रीन भी दिखेंगे, डेसिडुअस सबका एग्जाम्पल दिखेगा यहाँ पर। अगला देखते हैं, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? झूम कृषि। मैंने आपको बताया है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहां पर झूम कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत तेजी से वो प्रोमिनेंट है, बहुत ज्यादा होता है। और मैंने आपको बताया शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, जंगल के एक एरिया को पूरी तरीके से साफ कर दिया जाता है। जैसे ये जंगल है तो जंगल के कुछ एरिया को पूरी तरीके से यहाँ के पेड़ काट दिए जाते हैं, कट कर दिए जाते हैं
और फिर इस एरिया में खेती की जाती है। और जब खेती कर करके ये जो भूमि है आपकी बंजर होने लगती है, ये अपनी फर्टिलिटी लूज करने लगती है, तो हम जंगल को काटते हैं, दूसरे एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं और वहां पर खेती करते हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। वह राज्य जिसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी, वो कौन सा राज्य है? वो है आपका हिमाचल प्रदेश। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था वर्ष 1972 से। वन्यजीव की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा एवं संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1972 में पारित किया गया था। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1980 में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने की तिथि क्या थी? 25 अक्टूबर 1980। भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है, कहां पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान स्थापित कहां पर है? देहरादून में। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क है। यह भारत की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली है तथा यह 50 फुट तक लंबी हो सकती है। किसकी बात हो रही है? व्हेल शार्क की बात हो रही है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड का प्रतीक जानवर क्या है? अगर आप देखेंगे वर्ल्ड वाइल्ड फंड में आपको दिखेगा जाइंट पांडा। ठीक है, पांडा दिखेगा जो कि बहुत क्यूट है। किस पांडा क्या खाता है? पांडा बांस खाता है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम एलुरोपोडा मेनानोव्यूस्का है। इसका निवास स्थान मुख्यतः शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले और मिश्रित वनों में मिलता है। ये कौन है? ये आपके जाइंट पांडा है, जिनकी बात अभी हम कर रहे थे। WWF के प्रतीक जानवर है। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि ये आपके जहां पर मुख्यतः शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले और मिश्रित वन मिलते हैं, वहां पर जाइंट पांडा दिखता है। ठीक है, घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है कहां पर? आपके गंगा नदी में। घड़ियाल एक प्रजाति है किसकी? क्रोकोडाइल की। ये सब तो पता होगा। चिपकू आंदोलन मूल रूप से विरुद्ध था किसके? वन कटाई के। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के। तभी तो पेड़ से चिपक कर लोगों ने पेड़ को गले लगाया और बोला कि अगर पेड़ों को काटना है तो पहले हमको काटिए। चिपकू आंदोलन का नेता माना जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। देश भर में वनों के विनाश के विरुद्ध हुए संगठित प्रतिरोध को चिपकू आंदोलन का नाम दिया गया था। कब? 1970 के दशक में। चिपकू आंदोलन की प्रेरणा कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट हैं। भारत में वन जीव सप्ताह मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर के मध्य। विश्व संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें वार्षिक सत्र के दौरान प्रतिवर्ष विश्व वन जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के रूप में मनाया जाता है। और ये कौन सा दिन है? वो है 3 मार्च। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। पग मार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है विभिन्न वन जीव जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। अगर आपने वो शेर से रिलेटेड मूवी देखी होगी या कुछ भी देखा हो तो वहां पे पग मार्क देखते हैं शेरों का। ठीक है, पेड़ पौधे एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? जल्दी बताओ। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में पाई जाती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में या ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट में। भारत में वन प्रारूप जिसमें सागौन, टीक एवं प्रभावी वृक्ष स्पीशीज हैं, वो क्या है? वो है आपके उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जिसको क्या हम बोलते हैं? ट्रॉपिकल सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र। ठीक है, आर्द्र मतलब वेट पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ठीक है, बांस, शीशम, चंदन इत्यादि अन्य व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियां पाई जाती हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। ये चौड़ी पत्तियों वाले नमी युक्त वन हैं जो दक्षिण अमेरिका के अमेज़न बेसिन के लिए एक बड़े भूभाग पर फैले हुए हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो आपके कहलाते हैं अमेज़न वर्षा वन। अमेज़न वर्षा वन पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में माना जाता है क्योंकि इनकी वनस्पति लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर मुक्त करती रहती है। ठीक है, और हमें क्या देती है? हमें ऑक्सीजन देती है। जहां भी पेड़ की बात होगी तो वो क्या एब्जॉर्ब करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें क्या देगी? ऑक्सीजन। पृथ्वी की 20% से अधिक ऑक्सीजन उत्पादित होती है कहां पर? अमेज़न में। इसी वजह से इसे लंग्स कहा जाता है पृथ्वी का।
वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है, वो कौन सा है? वो है एशिया। मॉनसून वन कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को, ठीक है, मॉनसून वन कहते हैं। समाचार में कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सैंडर्स दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये एक वृक्ष की जाति है रेड सैंडर्स। अगला देखते हैं, यह अकेला कानून बाध्यकारी समझौता है जो संयुक्त रूप से पेश करता है पर्यावरण एवं विकास तथा टिकाऊ भूमि प्रबंधन को। भारत में जो नगर वृक्षारोपण में विशिष्ट रखा है वो है बालपराई। क्लास यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं जहां पर ऑप्शन होना जरूरी था, ठीक है, लेकिन ऑप्शन नहीं है और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम जल्दी जल्दी बस रिवाइज कर रहे हैं। तो आप बस इसको रिवाइज करते हुए चलिए, परीक्षा में प्रश्न लगेंगे, उसकी चिंता मत करिएगा। चलिए, बालपराई नगर स्थित है कहाँ पर? कोयम्बटूर में। चीन, भारत, इंडोनेशिया तथा जापान में से जिसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छित है वो कौन सा है? वह है जापान, ठीक है, याद रखिएगा। कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है, वो क्या है? वो भूटान है। अब मैंने आपको बताया ये नेगेटिव है एमिशन में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के। एल्यूमिनियम को इसके पर्यावरणीय हितैषी स्वरूप और नवीनकरणीय योग होने के कारण कहा जाता है हरी धातु, ठीक है। पूर्व दक्कन पठार में प्रमुखतया पाए जाते हैं सूक्ष्म सदाबहार वन। भारत की एक पहली राष्ट्रीय वन नीति प्रकाशित की गई थी कब? 1894 में, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति तैयार हुई थी कब? 1952 में। देश के 1/3 अथवा 33.33% क्षेत्र में वन अथवा वृक्षारोपण होने की आवश्यकता है। ये किसमें बोला गया था? राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। जिनका वृक्ष क्षेत्र घनत्व 70% से अधिक होता है वो क्या कहलाते? अति सघन वन, ठीक है। जिनका वृक्ष क्षेत्र घनत्व 40 से 70% के बीच में होता है वह मध्य सघन वन कहलाते हैं। जिनका वृक्ष क्षेत्र घनत्व 10 से 40% के मध्य होता है उन्हें खुले वन कहते हैं। 10% से कम वृक्ष क्षेत्र घनत्व वाली निम्न स्तरीय वन भूमि को वनावरण में शामिल नहीं किया जाता है तथा इन्हें रखते हैं झाड़ी या श्रब की श्रेणी में। चलिए क्लास, अब यहाँ पर ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय उद्यान को रिवाइज करते हैं, ठीक है। इतान की कहाँ पर है? नागालैंड में है, सब पूछा गया है। बेतला झारखंड, सिरोही मणिपुर, ठीक है। गुइदी तमिलनाडु, मानस असम, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, अगस्तमलाई केरल तमिलनाडु में, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश जिसको कि कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। कॉर्बेट की हम बात करेंगे, कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। मानस असम में है। पलामू झारखंड में है, सब परीक्षा में पूछा गया है। रणथंभौर राजस्थान में, सिम्पलीपाल उड़ीसा, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, कान्हा मध्य प्रदेश, मेलघाट महाराष्ट्र, पेरियार केरल, सरिस्का राजस्थान, नामदाफा अरुणाचल प्रदेश, नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। ये सब आपके टाइगर रिजर्व से, तो याद रखिएगा क्लास, परीक्षा में पूछे गए हैं। अमराबाद तेलंगाना, इंद्रावती छत्तीसगढ़, बुक्सा पश्चिम बंगाल, दुधवा उत्तर प्रदेश, कालाकांड तमिलनाडु, वाल्मीकि बिहार, पेंच मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, दंपा मिजोरम, तदोबा अंधेरी महाराष्ट्र, भद्रा कर्नाटक, काजीरंगा असम, ठीक है। अचान कमार छत्तीसगढ़, डंडेली अंशी कर्नाटक, संजय दुबरी मध्य प्रदेश, मुडुक मलाई तमिलनाडु, नागरहोल कर्नाटक, पराम्बिकुलम केरल, सह्याद्री महाराष्ट्र, कावल तेलंगाना, बीआरटी कर्नाटक, सत्यमंगलम तमिलनाडु, मुकुंद हिल्स राजस्थान, नेवगांव नागजिरा महाराष्ट्र। पीलीभीत कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। बोर महाराष्ट्र में, राजाजी उत्तराखंड में, ओरंग असम में, कामलांग
अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जितने भी हमने डिस्कस किए हैं सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस किए। तो 2-3 बार आप इसको देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है चिल्का, ठीक है। बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित कहाँ है? बांदीपुर में, मानस में, सुंदरबन में। क्लास देखिए, ये प्रश्न ही इस तरीके से बना था, तो हम डिस्कस कर रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर भारत के टाइगर, जब ये प्रश्न बना था, देखिए ये प्रश्न इस तरीके से बना था, 4 ऑप्शन दिए थे। यहाँ पे हम 1 लाइनर के फॉर्म में दे रहे हैं, तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है ये, लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, बस एक बार पढ़ लीजिए। भारत के टाइगर रिजर्व में से जो मिजोरम में स्थित है वो कौन सा है? दंपा है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, बुक्सा जो है वो पश्चिम बंगाल में है। दंपा की बात करेंगे, दंपा की मिजोरम में है। नमेरी की जब हम बात करेंगे तो वो कहाँ पर है? वो असम में है। और नामदाफा, नाम की बात करेंगे तो अरुणा की बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे। बाघ आरक्षित क्षेत्र जो 2 राज्यों में विस्तृत है वो कौन सा है? पेंच है, ठीक है। बाघ अभ्यारण्य है कान्हा, रथमबोर, बांधवगढ़, ये सब आपका बाघ अभ्यारण्य है। काजीरंगा जाना जाता है गैंडा के लिए, और काजीरंगा कहाँ पर है? आपका असम में है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, अभ्यारण्य दिए हैं, राज दिया है। गर्म पानी की बात करेंगे, गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ है? असम में है, ठीक है। पाकल अभ्यारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में है। फिर रिवाइज करिए, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? चलिए, गुजरात में है। गिर कहाँ पर है? गुजरात में है। और किस चीज के लिए फेमस है? एशियाटिक लॉयंस के लिए, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है। भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान में है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। काजीरंगा असम में, राइनो के लिए, 1 हॉर्न राइनोसोरस के लिए। दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे, दचिंगम, तो ये कहां पर है? ये आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। पेरियार कहाँ है? केरल में है, ठीक है। हाथी भी यहाँ पे मिलते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए क्लास, सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था वो कौन सा था? वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936, याद रखिएगा। उसके बाद कान्हा याद रखिएगा 1955, फिर काजीरंगा 1974, साइलेंट वैली 1980। बस्तर के क्षेत्र में स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के शहडोल मंडल के उमरिया जिले में स्थित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। दांडेली अभ्यारण्य स्थित है कहां पर? कर्नाटक में। उत्तराखंड के 3 जिलों देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में स्थित है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो डायरेक्ट पूछता है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उत्तराखंड में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है क्लास? झारखंड में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। गूगामल राष्ट्रीय उद्यान कहां है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और वहां पर कौन कौन से आपके संरक्षित वन पशु हैं उनके बारे में दिया गया। काजीरंगा की बात करेंगे, मैंने आपको बता दिया असम में है। यहाँ पे 1 हॉर्न राइनासोरस आपके संरक्षित किए गए हैं। गिर नेशनल पार्क की जब बात करेंगे तो बताओ ये कहाँ पर है? गुजरात में है। एशियाटिक लॉयन शेर। सुंदरबन कहाँ पर है? बंगाल में है, और यहाँ पर बाघ के लिए। पेरियार अभी हमने डिस्कस किया, केरल में है, और यहाँ पर हाथी को संरक्षित किया गया है। पेरियार देखिए, हाथी और बाघ दोनों के लिए है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हमने डिस्कस किया था, उत्तराखंड में है। हाथी को यहाँ पे आपके प्रोटेक्ट किया गया है। मानस में हाथी को। दुधवा की बात करेंगे तो यहाँ पर टाइगर को संरक्षित किया गया है। अब क्लास यहाँ पर देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट। बांदीपुर कहाँ पर है? जल्दी बताइए। कर्नाटक में है, ठीक है। मेलघाट की बात करेंगे महाराष्ट्र में। बुक्सा की बात करेंगे पश्चिम बंगाल में। पाकुई की बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पर देखिए दाम्फा टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो मिजोरम। गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा। सारामती शिखर नागालैंड। बोडला वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा। कांगेर घाट राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। ओरंग अभ्यारण्य असम। उषाकोटी वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा, ठीक है। अब क्लास यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए बायोस्फीयर रिजर्व्स दिए गए हैं। यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व किसके द्वारा इसको
पहली बार दिया गया था, कॉइन किया गया था एडवर्ड स्वेस द्वारा, याद रखिएगा। इकोसिस्टम की बात करेंगे तो एपीडी कॉन्डोल, ठीक है। इकोलॉजी की बात करेंगे तो एजी टांसले। जैव विविधता की बात करेंगे तो रेमंड एफ दासमिन। तो ये लोग इन सब चीजों से संबंधित है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहां पर भी नोट्स बना रहे हैं इसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जाता है। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम फिर आएंगे। लेकिन आप लोग मुझे बताइए क्विक रिवीजन सीरीज आपको कैसी लग रही है, ठीक है, आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं। और प्लीज आप लोग जो मिस्टेक हुई है ऑर्गेनिक स्टेट वाली उसको सही कर लीजिएगा, वहां पर सिक्किम करिएगा, ठीक है। उसके लिए मैं बहुत गिल्टी हूं और उसको प्लीज सही करिए, ध्यान में रखिएगा, गलत मत करके आइएगा। वैसे आप में से अधिकतर बच्चों को पता है वो चीज। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे। अगर क्लास अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय।